यह है डे 49 ऑफ यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। और यहाँ पर हम वे सभी एस्पिरेंट के लिए जिनका भी यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हुआ है या फिर जो मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं उनके लिए थीम बेस्ड एनालिसिस यहाँ पर लेकर आए हैं। याद रखिएगा डे 48 अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और ये डे 49 में हम इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है और साथ में अदर जितने भी पहलू, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, चाहे वो नक्सलिज्म हो, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि किस प्रकार से भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको क्या थ्रेट होते हैं, एक्चुअली में एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले मैं आपको जो आज के क्वेश्चंस हैं ये दिखा देता हूं ताकि आपको आपके मन में एक जो डाउट है ये क्लियर हो जाए भाई कैसे कैसे इनकी जो आंसर राइटिंग है ये करनी है। इसकी जो पीडीएफ है आपको मालूम होना चाहिए, सिविल्स विथ आकाश टेलीग्राम हैंडल और साथ में सिविल्स विथ आकाश की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। देखिएगा ये 2024 में, 2023 में, 2022 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। साथ में 15 मार्कर 10 मार्कर्स को यहाँ पर अच्छे से बाइफरकेट किया गया है। यह है क्वेश्चन और ये दिया गया है इनका थीम बेस्ड एनालिसिस। इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन मैं उठाऊंगा और उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में इनकी आंसर राइटिंग किस प्रकार से आपको करनी है। जैसे कि लाइक सोशल मीडिया है, फेक न्यूज है और साथ में ये इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन, साथ में साइबर अटैक एंड इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल नेटवर्किंग साइट एंड रेटिकलाइजेशन, बेसिक्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, मीडिया एंड इंटरनल सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, यानी कि आप देखोगे कि क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं यहाँ पर। नाउ यदि अब हम डिस्कस करें तो हम एक एक थीम को उठाएंगे और एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले जैसे कि लाइक यदि क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, 29 क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो इसमें कौन कौन से पहलू हैं जो कि आपको याद रखने हैं। कैसा चलेगा हमारा जो पूरा पूरा सिनेरियो है ये, तो इसके बारे में याद रखो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहां पर मेंशन करूंगा, आफ्टर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी कि 5 मिनट का समय दूंगा, उस 5 मिनट में आपको इसकी थीम भी निकालनी है और साथ में इफ यदि पॉसिबल हो सके तो आप उसकी आंसर राइटिंग करने का भी प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ डू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, डिस्कस द challenges posed by misinformation, fake news and online radicalization. Get my point? चलो क्वेश्चन नंबर 1, चलिए देखिएगा, हाउ डू सोशल मीडिया देखो क्वेश्चन है, हाउ डू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म influence India's internal security, influence India's internal security, discuss the challenges posed by misinformation, fake news, and online radicalization.
एंड ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। ठीक है, ये 15 मार्कर का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। एंड बाकी सबसे पहले इसकी थीम निकालिए और थीम के बाद इसकी आंसर राइटिंग आप कैसे करेंगे इसके बारे में मेंशन करिए। योर टाइम्स स्टार्ट्स नाउ।
नाउ देखिए, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि भाई क्या आज के समय में यदि देश में अशांति फैलाना है तो इसके लिए क्या बस सशस्त्र विद्रोह की ही जरूरत पड़ेगी, या फिर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन यदि स्प्रेड करना है तो इसके लिए लोगों का बहुत बड़ी संख्या में होना वहां पर आवश्यक है क्या? इन सिंपल वर्ड नहीं। यहां पर ना सोशल मीडिया के जमाने में ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई मेरे पास एक मास वो हो क्या, पूरा पूरा ग्रुप हो और जिससे बात बहुत जल्दी यहां से वहां फैले। ना ना ना, मुझे बस एक पोस्ट करनी है सोशल मीडिया पर, बात अपने आप स्प्रेड हो जाएगी। दैट मीन्स हाउ डू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिस्कस करना है इसके चैलेंजेस के बारे में, साथ में मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज और साथ में जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इनके बारे में डिस्कस करना है। जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो इसका जो थीम निकल के आएगा, ये थीम है कि भाई आपको ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के बारे में बताना है, आपको इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इन सभी के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ अध्ययन करना होगा। यानी कि आज के समय में यदि मैं बात करता हूं तो आप ही मुझे बताइए कि भाई जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, ये सूचना सबसे जल्दी कहां पर फैलती है? आपका आंसर होगा इन सिंपल वर्ड कि सर टीवी पर फैलती है ना, अखबार पर फैलती है यानी कि न्यूज़पेपर पर, या फिर बताइए कि ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा फैलती है। तो आंसर है आपका कि सोशल मीडिया पर ये ज़्यादा फैलती है। लेकिन यदि ये जो दी गई इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्प्रेड हो रही है, ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, इस पर भी तो क्वेश्चन मार्क लगता है ना कि भाई इंफॉर्मेशन यदि गलत है तो गलत की पहचान करेगा कौन? यदि ये सही है, ठीक है, यदि ये सही है तो सही की पहचान कौन करेगा? यदि आपको ध्यान हो तो ना अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली में एक प्रपोजल दिया था कि भाई जितने भी एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, इन एआई जनरेटेड वीडियोस पर एआई टैग होना आवश्यक है, ताकि ये मालूम चले कि एक्स वाई जेड वीडियो एआई जनरेटेड है। वाई? क्योंकि बहुत सारे एआई जनरेटेड वीडियो, इवन सेक्सुअल वीडियोस भी यहाँ पर पब्लिश हो रहे थे। यदि आप किसी भी व्यक्ति की फोटो उठाकर एआई को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो यहाँ पर सेक्सुअल इमेज भी वो बनाकर दे देता है। और यानी कि अब आप जरा बताइए कि जब ऐसी इमेजेस वायरल हो रही हैं तो एक पर्सन की जो डिग्निटी है उसके लिए तो ये खतरा है ही। और यदि एआई का यूज यहाँ पर किया गया, दैट मीन्स कि सोशल मीडिया पर एआई का यूज कर लिया गया, तो क्या ये नेशन की सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है? क्या ये नेशन की डिग्निटी के लिए खतरा नहीं है? क्या ये नेशन के क्रेडिबिलिटी के ऊपर खतरा नहीं है? तो इन सभी कारणों से एक्चुअली में सोशल मीडिया से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये किया गया है। आप ध्यान रखिएगा कि सोशल मीडिया पर आज के समय में इतनी ज्यादा पावर है, या फिर सोशल मीडिया के पास आज के समय में इतनी ज्यादा पावर है कि ये एक पूरे के पूरे जो यानी कहा जा सकता है एक मिस इंफॉर्मेशन के थ्रू एक जो मास ग्रुप है इसको ये पैदा कर सकता है, इसको ये जुटा सकता है, इसको ये इकट्ठा कर सकता है और किसी भी प्रकार का कोई भी काम करा सकता है। जो जेनजी प्रोटेस्ट है ये इसका प्रत्यक्ष और जीता जागता उदाहरण है अभिजीत दीपके के द्वारा जो अभी हुआ था। बात समझे? 20 जुलाई 2026 को जब संसद का घेराव किया जा रहा था पूरे देश से, जो युवा हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, बहुत सारे लोगों ने इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। जेनजी जनरेशन ने, या फिर जेनजी प्रोटेस्ट इसको नाम दिया गया था। धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट किया गया था। तो ये क्या है? ये सोशल मीडिया की ही तो पावर थी ना, कि सोशल मीडिया का ही यूज करके एक्चुअली में यहाँ पर बताया गया था भाई ये ऐसी ऐसी कोई घटना हो रही है, पेपर लीक के जो केसेस हैं ये बढ़ रहे हैं और जनता को जागरूक होने की जरूरत है। याद रखो इन सिंपल वर्ड, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बताना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते क्या हैं। आपको एक्स, फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा वहां पर। यानी एक एक के बारे में नहीं लिखना, आप बस ये बताओ कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर इंफॉर्मेशन शेयर होती है, कम्युनिकेट होती है और मोबिलाइज होती है। जैसे कि लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल एक्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, इन सभी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम दिया जाता है। और ये देश के भीतर शांति, कानून व्यवस्था, सामाजिक सद्भाव,
है ना, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बिकॉज क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकते हैं। और कैसे प्रभावित कर सकते हैं, तो इसके लिए याद रखिएगा कि सबसे पहले अब एक एक करके पॉइंट डिस्कस करना चालू करेंगे हम। सबसे पहले तो होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि भाई साहब, चाहे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हो या फिर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो, ये दोनों ही प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है ये लाखों लोगों तक कुछ ही सेकंड में पहुंचाने की जो क्षमता है ये रखता है सोशल मीडिया। क्यों? क्योंकि कुछ करना थोड़ी है, केवल और केवल एक शेयर मारना है। ओनली एक शेयर के कारण, ओनली एक शेयर से ये जो इन्फॉर्मेशन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चली जाएगी। और आज के समय में लोगों के पास शेयर करने का बहुत ज़्यादा टाइम है। सो याद रखिएगा कि यदि मिस इन्फॉर्मेशन है तो ये मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड भी होती है। वाई? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तड़की भड़की होती है, इसमें जो मसाला है ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि झूठी न्यूज़ है। सो यहाँ पर याद रखिएगा, पहली जो समस्या आती है यह है मास कम्युनिकेशन की। फर्स्ट प्रॉब्लम इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि चाहे पॉजिटिव न्यूज़ हो वो भी बहुत जल्दी फैलेगी, और चाहे नेगेटिव न्यूज़ हो ये भी बहुत जल्दी फैलेगी। ये सोशल मीडिया की ही पावर है। अब जरा देखो, यदि पॉजिटिव न्यूज़ है तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी पॉजिटिव होगी। इफ यदि ये नेगेटिव न्यूज़ है, सो नेगेटिव न्यूज़ के कारण ही तो भाई देश की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हुआ ना। मान लेते हैं कि कहीं पर ये बात फैल गई है कि भाई XYZ ग्रुप है कोई, ठीक है, ये संबंधित एरिया में टेरर एक्टिविटी कर रहा है, और टेरर एक्टिविटी के द्वारा यानी किसी भी प्रकार से आपने ये फैला दिया जिससे लोगों में एक डर का भाव पैदा हो गया। सो आप बताइए कि लोग डर के कारण किस किस प्रकार के काम नहीं करते हैं। यानी कि डर के कारण एक प्रकार से सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी की जो कंडीशन है ये पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर याद रखो कि जो मास कम्युनिकेशन है ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ना। यानी कि इससे जो सोशल मीडिया पर मास कम्युनिकेशन होता है इससे एक्चुअली में पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ दोनों ही कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंचती हैं, जिसके कारण एक प्रकार से मिसकंसेप्शन पैदा होता है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूसरा टॉपिक आ जाएगा, या फिर पहला दूसरा आप देख लेना, है ना। यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि यदि इन्फॉर्मेशन सही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन इफ यदि इन्फॉर्मेशन गलत हुई है तो लोग ना जानबूझकर इसको और ज्यादा शेयर करते हैं। जैसे कि लाइक लोगों की कई प्रकार की अभद्र फोटो वायरल हो जाती है ना। कई बार गर्ल्स की जो प्राइवेट फोटोज हैं ये वायरल हो जाती हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि आर्मी के फेक वीडियोस वायरल हो जाते हैं, आतंकवादी संगठनों के फेक वीडियोस वायरल हो जाते हैं। ये कई बार ऐसी खबर फैलाई जाती है कि भाई रात में 12 बजे ऐसा 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 कुछ होने वाला है, तो आप लोग सावधानी रखें। तो ऐसी ये जितनी भी फेक न्यूज़ेस है ना, ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकती है। और यहाँ पर एक नया कीवर्ड है, यह है डिसइंफॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन में फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट इज द मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन? याद रखिएगा, एक सिंपल सा यहाँ पर क्या था कि इंफॉर्मेशन गलत थी और गलत इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा था। यहाँ पर गलत न्यूज बनाई जा रही है, ये डिसइंफॉर्मेशन है। ये नया कीवर्ड है, इसको आप जोड़ सकते हैं अपनी डिक्शनरी में। इसको भी याद रखिएगा कि डिसइंफॉर्मेशन की भी यहां पर बात होती है कि भाई साहब मान लो जानबूझ के कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन इससे हो रहा है, हो सकता है कि वायलेंस क्रिएट हो जाए, इंस्टेबिलिटी आ जाए। यहीं पर आती है फेक न्यूज, यहीं पर आता है फेक न्यूज का कंसेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेक न्यूज? फेक न्यूज मतलब कि ये जो न्यूज चैनल में न्यूज बताई जाती हैं इनको कई बार मैनिपुलेट करके बताया जाता है। इसके कारण मास रेडिकलाइजेशन हो सकता है। सोशल मीडिया से भीड़ ना बहुत जल्दी इकट्ठी होती है। सो मास रेडिकलाइजेशन का मतलब ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं ये किसी एक साझा उद्देश्य के लिए इकट्ठे हों और ये एक ऐसे क्रियाकलाप को अपना लें जो कि रेडिकलाइजेशन को दर्शाता है। सो मास रेडिकलाइजेशन का मतलब हुआ कि भाई बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है जैसे कि लाइक डिजास्टर रिलीफ, नेगेटिव भी हो सकता है जैसे कि लाइक राइट्स हो गया, मॉब वायलेंस हो गया। इनके लिए याद रखो कि नेगेटिव में आप
प्रोटेस्ट को शामिल नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट इज योर फंडामेंटल राइट, बट मॉब वायलेंस और राइट्स इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। ठीक उसी प्रकार से जैसे यदि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो प्रोटेस्ट करने के लिए आप गवर्नमेंट की परमिशन लो, आप एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन लो, एडमिनिस्ट्रेशन आपको जगह मुहैया कराएगा, उस जगह की सुरक्षा करेगा, आप अपना जो प्रोटेस्ट है ये जारी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ यदि आपको स्ट्राइक करनी है सो स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक जैसे यदि आपको करनी है, जैसे सोनम वांगचुक ने की थी, सो इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। मैनिपुलेशन की भी यहाँ पर बात आती है कि जो फॉरेन प्रोपेगेंडा है, डीप फेक वीडियोज हैं, बॉट नेटवर्क्स हैं, ये पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करते हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है। रेडिकलाइजेशन का मतलब यदि नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जब किसी व्यक्ति को ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के माध्यम से एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी है इसकी ओर आकर्षित किया जाता है ना, तो इसको कहा जाता है रेडिकलाइजेशन। और ये जब ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन इसको नाम दिया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कम्युनल वायलेंस होगा, टेरर रिक्रूटमेंट, लोन वॉल्फ जो अटैक्स है ये होते हैं, पब्लिक पैनिक होती है और र्यूमर बेस्ड वायलेंस यहाँ पर क्रिएट होता है, इलेक्शन मैनिपुलेशन होता है, नेशनल इंटीग्रेशन इससे प्रभावित होती है और ट्रस्ट डेफिसिट इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की यदि हम बात करें तो आज के समय में ना याद रखिएगा सबसे आधुनिक कंसेप्ट ये है कि भाई आज युद्ध केवल मिसाइल से नहीं हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन से भी ये युद्ध हो रहे हैं। दैट मीन्स आपको फेक न्यूज़, डीप फेक, बोट, इन सभी से आप किसी भी देश की जो छवि है इसको खराब कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा हथियार है आज के समय में तमाम प्रकार की जो वॉरफेयर है इसका। दैट मीन्स इन सभी के माध्यम से आपने क्या बताया कि हाउ डू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि आपने एक एक पॉइंट के बारे में समझाया कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट पैदा करते हैं। और फिर आपने फेक इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूजेस और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के बारे में बताया। आफ्टर ऑल आप यहाँ पर एक सुंदर सा कंक्लूजन पुट करें। आफ्टर पुटिंग द सुंदर सा कंक्लूजन आपका जो आंसर है ये समाप्त होगा। याद रखिएगा कि यूपीएससी के एग्जाम में आप 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स पाने की अपेक्षा करें भी ना। गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर अचीव 7 to 8 मार्क्स दैट इज अ गुड मार्क्स, गुड अचीवमेंट। आप इतने में खुश हो जाएं और आगे बढ़ जाएं, बिकॉज कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आज तक किसी को मिले नहीं है। सो प्लीज इसकी आप एक्सपेक्टेशन भी ना पालें, बिकॉज की एक्सपेक्टेशन के कारण हम हतोत्साहित होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये वाला जो टॉपिक था ये सोशल मीडिया, फेक न्यूज और साथ में इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइबर वॉरफेयर हैज इमर्ज्ड as one of the biggest threat to national security. Discuss the preparedness of India to deal with cyber attack. अभी मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ये साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। सो थीम इसकी होगी साइबर सिक्योरिटी एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी। सो साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी ये इसकी थीम है। नाउ आप इसके बारे में डिस्कस करना चालू करें और जरा सोचें कि 5 मिनट के अंदर, 5 से 7 मिनट के अंदर बेसिकली यदि ये जो क्वेश्चन है ये 15 मार्कर है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। बेसिकली आपको 9 मिनट मिलेंगे बट मैं आपको 7 मिनट का जो समय है ये देता हूँ। 250 वर्ड्स में इसका जो आंसर है ये आपको लिखना है। योर टाइम्स स्टार्ट्स नाउ।
जस्ट अ सेकेंड, ओके सॉरी। देखो आई रिपीट अगेन कि असल में मैंने ये बोला कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी से। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 5 से 7 मिनट यदि इस क्वेश्चन के लिए मिले हैं, 15 नंबर का यदि ये क्वेश्चन है, तो लगभग 8-9 मिनट में आपको ये क्वेश्चन खत्म करना है। यानी कि आप अपनी क्षमता को ऐसे बढ़ाएं कि लगभग 250 वर्ड्स आप 8-9 मिनट में लिख सकें। 8 मिनिमम है, 9 मैक्सिमम है, इसको ऐसा आप लेकर चलें। 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 7 मिनट यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ इस बात पर जरा कंसंट्रेट करिएगा कि असल में साइबर सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित करती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि साइबर वॉरफेयर कैसे प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा खतरा है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और ये डिस्कस करना है कि इसके लिए इंडिया की प्रिपेयर्डनेस क्या है। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन को अकेला साइबर वॉरफेयर का डिस्कस करने वाला क्वेश्चन समझने की जो मिस्टेक है, पहली बात ये मत करिएगा। और दूसरी बात है कि असल में बस नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये जो साइबर सुरक्षा या फिर साइबर वॉरफेयर है ये कैसे खतरा है, ये भी गलती मत करना है। इसमें बताना है कि साइबर वॉरफेयर कैसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है और इंडिया की प्रिपेयर्डनेस क्या है। सो सबसे पहले यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप मुझे जरा बताइए कि बिना बंदूक से गोली चले, बिना कुछ हुए, यदि मैं आपके यहाँ के बैंकिंग सिस्टम को तबाह कर दूं, यदि मैं आपके यहाँ की जो आर्मी आर्टरी हैं इनको तबाह कर दूं, रेलवे फ्रेमवर्क तबाह कर दूं, पावर ग्रिड मिटा दूं, तो क्या इसको वॉर माना जाएगा? यानी कि कुल मिलाकर मैं बैठा हुआ हूँ यूएस में, मैं बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान में, मैं बैठा हुआ हूँ चाइना में, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक्चुअली में आपका सैटेलाइट जो पूरा पूरा सिग्नल था इसको मैंने फेल कर दिया। इसको फेल करने का मतलब क्या है? इसको फेल करने का मतलब है कि आपका जो बैंकिंग सिस्टम है ये एनक्रिप्ट हो गया। बैंकिंग सिस्टम के अलावा जो रेडवेज हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, और इसके कारण आपके नेशन में इंटरनल सिक्योर आपके नेशन की जो नेशनल सिक्योरिटी है इसको खतरा पैदा हो गया। कहने का तात्पर्य ये कि ना ही बंदूक से गोली चली, लेकिन आपके यहाँ सब कुछ तबाह हो गया, और आपको मालूम चलता है कि ये बाजू में बैठा हुआ है किसी नेशन ने ये काम किया है, तो क्या आप उसके अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करेंगे? वो बोल देगा कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पता तो चल जाएगा कि भाई किया किसने, मगर नेशन का एक्सेप्ट करना भी तो जरूरी है। कहने का मतलब कि 21st ऑफ सेंचुरी में आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि 21st सेंचुरी में जो भी युद्ध होंगे, जो भी वॉर्स होंगे, ये वॉर्स लैंड, एयर या फिर कहाँ पर, वाटर में होंगे। ये वॉर कहीं पर भी हो सकते हैं। अब ये प्लेस कोई सी भी हो सकती है। दैट मीन्स कि असल में ये जो वॉर हैं ये साइबर अटैक की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आपको मालूम हो रशिया यूक्रेन वॉर में भी साइबर टेररिज्म साइबर वॉरफेयर शब्द बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिला था। आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी साइबर वॉरफेयर बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिला। भारत में यदि आप द हिंदू आर्टिकल पढ़ते हैं तो द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में मल्टीपल ऐसे एडिटोरियल, मल्टीपल ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जिसमें ये बात कही जा रही है कि भाई आज इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो थ्रेट है ये यदि कोई है तो ये साइबर वॉरफेयर ही है। इसके बारे में बातचीत हो रही है। सो याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक है या फिर ये जो पूरा पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको बताता है कि यही जो साइबर वॉरफेयर है ये कैसे प्रेजेंट टाइम में नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है और इंडिया की इसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस है। सबसे पहले तो आपको डिस्कस करना होगा किसके बारे में? सबसे पहले कुछ शब्दों में डिस्कस करना होगा साइबर वॉरफेयर के बारे में। साइबर वॉरफेयर में आप एक दो एग्जाम्पल पुट कर सकते हो, टेप पर एक दो एग्जाम्पल ही पुट करना, अदरवाइज आपका जो इंट्रोडक्शन है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए असल में इंडिया की क्या प्रिपेयर्डनेस है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडियाज प्रिपेयर्डनेस, इंडियाज प्रिपेयर्डनेस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा, और इंडिया की प्रिपेयर्डनेस में फिर यहाँ पर जो जो पॉइंट आ जाएंगे वो मैं बताते जाता हूँ। सबसे पहले यदि मैं एक लाइन में साइबर वॉरफेयर के बारे में, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले यदि एक लाइन में मैं साइबर वॉरफेयर के बारे में चर्चा करता हूं तो एक लाइन में साइबर वॉरफेयर की जो डेफिनेशन है ये होगी कि साइबर वॉरफेयर वो स्थिति होती है जिसमें देश की गवर्नमेंट, मिलिट्री, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में जो स्ट्रेटेजिक सिस्टम होता है इसको नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर स्पेस का मेनली उपयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या आ जाता है यदि आप इसमें देखेंगे, जैसे मैं न्यू पेज ले लेता हूँ।
जस्ट अ सेकेंड, इसमें कौन कौन से तत्व, कौन कौन से कंपोनेंट्स को शामिल किया जाएगा, तो इसमें आप देखोगे ये है इंडियाज प्रिपेयर्डनेस। जस्ट अ सेकेंड, इसमें आती है इंडियाज प्रिपेयर्डनेस के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही कि इंडिया की प्रिपेयर्डनेस क्या है। साथ में क्वेश्चन की शुरुआत आपको करना है किससे, साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन से, साइबर वॉरफेयर या फिर साइबर अटैक, साइबर वॉरफेयर की डेफिनेशन। यानी कि साइबर वॉरफेयर का मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि ये एक ऐसी स्थिति है जब किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, मिलिट्री हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर स्ट्रेटेजिक सिस्टम हो, इसको नुकसान पहुंचाने के लिए आप साइबर स्पेस का उपयोग करें। जैसे कि लाइक डेटा चोरी हो सकता है, एस्पेंज हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन हो सकता है, फाइनेंशियल डैमेजेस हो सकते हैं, पब्लिक पैनिक। तो साइबर वॉरफेयर और साइबर क्राइम में क्या अंतर हुआ, साइबर क्राइम ना एक्चुअली में ये पर्सनल होते हैं और साथ में ये आर्थिक लाभ के लिए, फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं। साइबर वॉरफेयर ये नेशनल सिक्योरिटी को टारगेट करते हैं कि भाई कैसे हम नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जो साइबर क्राइम होते हैं ये क्रिमिनल्स करते हैं और साइबर वॉरफेयर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप करते हैं या फिर जो एडवांस थ्रेट एक्टर्स होते हैं ये करते हैं। साइबर क्राइम ये फ्रॉड करते हैं, हैकिंग करते हैं, और साइबर वॉरफेयर का मतलब है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और एस्पेंज को एक्चुअली में हानि पहुंचाना। कुल मिलाकर इनका जो टारगेट है ये अपने नेशन के प्रति नेशनलिस्ट और दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं इनको पूरा पूरा डिस्ट्रॉय करना इनका मेन टारगेट होता है। साइबर वॉरफेयर ये भारत के लिए खतरा क्यों है, बिकॉज कि भारत के पास क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक इसका सबसे मेन पॉइंट निकल के आता है। क्या बोला मैंने, क्रिटिकल, क्या बोला मैंने, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक इसका सबसे मेन पॉइंट है। जैसे कि लाइक टारगेट किसको बनाएंगे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक में जो पावर ग्रिड्स होती हैं इनको मेनली टारगेट किया जाएगा। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक में ठीक है, ये आपके सेशन का थर्ड क्वेश्चन है यदि आपको ध्यान हो, थर्ड नहीं सेकंड क्वेश्चन है यदि आपको ध्यान हो, ठीक है। जैसे कि जितनी भी पावर ग्रिड्स वगैरह होती हैं इन पावर ग्रिड्स को टारगेट किया जाएगा। जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, ठीक है, टेलीकॉम्स हैं, इनको टारगेट किया जाएगा, ठीक है। ये इनको टारगेट क्यों किया जाएगा, बिकॉज कि यदि मान लो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिया तो इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान स्प्रेड नहीं हो पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया तो कनेक्टिविटी, जैसे कि लाइक यदि आप रोडवेज रेलवेज को प्रभावित करते हैं तो इसके कारण कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। इफ यदि ये सब कुछ प्रभावित होने लगा तो याद रखिएगा कि कनेक्टिविटी प्रभावित मतलब कि आपके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही तहस नहस हो गया है, तो अदर स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आप कैसे उठा सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम यदि डिसरप्ट हो जाए तो याद रखो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और सबसे पहले और साथ में एक और पॉइंट आता है कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की बात यहाँ पर होती है। सेकंड आता है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, ठीक है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की यहाँ पर बात होती है। कम्युनिकेशन नेटवर्क यदि फेल होता है तो इसके कारण इमरजेंसी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। यहाँ पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि जो डेटा थेफ्ट है, ठीक है, डेटा थेफ्ट का मतलब क्या हुआ, डेटा थेफ्ट का मतलब होता है कि असल में जो डेटा है ये चोरी यदि कर लिया गया है तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यदि बाहर निकल जाती है तो नेशनल सिक्योरिटी का कोई और फायदा उठा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। साइबर टेररिज्म क्या है, साइबर टेररिज्म की यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर वही बात हुई है कि आजकल साइबर टेररिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जितने भी टेररिस्ट कंट्रीज हैं इनके द्वारा साइबर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, फेक न्यूज़, डिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इंस्टेबिलिटी ये फैलाई जाती हैं। साइबर इकोनॉमिक अटैक्स की भी यहाँ पर बात होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइबर इकोनॉमिक अटैक, आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट ये सभी पर अटैक किया जाता है। तो कई बार आपने महसूस किया होगा कि भाई न्यूज़ में आप सुनते हो कि कहीं पर यूपीआई पेमेंट सिस्टम फेल हो गया, कहीं पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम फेल हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया।
सो ये सब क्या है, ये साइबर इकोनॉमिक अटैक के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। साइबर अटैक मैकेनिज्म यहाँ पर फिर डिजाइन करना होता है इससे बचने के लिए। भारत की प्रिपेयर्डनेस क्या है इसके लिए, याद रखिएगा कि भारत ने तैयार किया है अपना कर्ट इन, यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। क्या बोला मैंने, हमने तैयार किया है CERT। क्या बोला मैंने, CERT इन, कर्ट इन। इसका मतलब क्या होता है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये हमने तैयार की है। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि जितने भी साइबर इंसिडेंट हैं उन पर रिस्पांस करना, साइबर इंसिडेंट पर एक्चुअली में रिस्पांस देना, पहला काम। ठीक है, यहीं पर अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम का भी ये काम करता है, अर्ली वार्निंग का, एडवाइजरी जारी करना और कोऑर्डिनेशन देना। नाउ हमने डेवलप किया है NCIIPC, NCIIPC। इसका मतलब क्या होता है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। आई रिपीट, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। इसमें क्या आता है, एनर्जी आती है, बैंकिंग है, टेलीकॉम्स है, ट्रांसपोर्ट है, स्ट्रेटजिक सेक्टर्स होते हैं, इनकी सुरक्षा का मेनली ध्यान रखा जाता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे यहाँ चल रही है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, NCSP इसको नाम दिया जाता है। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो इसमें सिक्योर साइबर स्पेस है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ये मेनली वर्क करते हैं। I4C हमने बनाया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I4C? I4C का मतलब होता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। फिर यहीं पर हमने डिफेंस, यानी कि इसका मेन जो काम होता है, ऑब्जेक्टिव है, इस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना, साथ में कोऑर्डिनेशन करना। डिफेंस साइबर एजेंसी हमने बनाई है, डिफेंस साइबर एजेंसी की हम बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेंस साइबर एजेंसी? यहाँ पर मिलिट्री साइबर प्रिपेयर्डनेस करते हैं, साइबर डिफेंस की हम बात करते हैं, स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस को यहाँ पर ट्रिगर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस हम बार बार करते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस, और कई नेशन के साथ मिलकर इनको करते हैं। सो गवर्नमेंट ना कंटिन्यूसली साइबर ड्रिल्स करती है, सिमुलेशन जो एक्सरसाइज हैं ये आयोजित करती है, ताकि जो रिस्पॉन्स है ये और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। दैट मीन्स कि इंडिया ना कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रेंथ तो बिल्ड कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्किल्ड मैन पावर गैप है ये बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेड हार्डवेयर रिस्क बहुत ज़्यादा है, AI इनेबल्ड अटैक बहुत ज़्यादा हमारे होते हैं, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन इश्यूज और पब्लिक अवेयरनेस अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कम है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि इंडिया इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा है, इंडिया अपने अपने लेवल पर सभी चीज़ों के लिए प्रयास तो कर रहा है, पर इन प्रयासों में कितना सफल होता है, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग एवर। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड माई थिंग। ठीक है, नाउ आगे आएंगे हम। जब आप आगे देखोगे, सो क्वेश्चन नंबर 3 आता है आज का, कहाँ गया, ठीक है, सोशल मीडिया, साइबर क्राइम ये हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हम देखते हैं। नाउ देखिएगा, क्वेश्चन है मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि आपका जो थीम है ये मनी लॉन्ड्रिंग है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपको मैं दूंगा 7 मिनट लिखने के लिए। आप क्वेश्चन लिखिएगा और फिर हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, poses a serious threat, a serious threat to India's economy, to India's economic security. Discuss the mechanism of
mechanism of money laundering and measures adopted to prevent it. Adopted to prevent it. ठीक, चलिए स्टार्ट करें। मैंने बताया किससे जुड़ा हुआ ये मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, की पॉइंट इज मनी लॉन्ड्रिंग, थीम इज मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है इंटरनल सिक्योरिटी का ये मामला है, और इंटरनल सिक्योरिटी में भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी से ये मामला जुड़ा हुआ है। नाउ जब आप इसी को आगे देखेंगे, सो ये कितने नंबर का है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आई थिंक, और यू हैव ओनली 7 minutes to understand this question and answer right, evaluate this question. Now your times starts now.
नाउ देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि बताइए, यदि मान लो कोई एक पर्सन है, एक पर्सन ने 100 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए, और ये कैसे लगाए? तो जो घोड़सवारी होता है ना, घोड़सवारी से इसने ये पैसे कमाए हैं। कैसे? इसने सट्टा लगाया या फिर इसने ड्रग बेचे, ठीक है, और इससे इसने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, एक बार में कमाया। अब ये 100 करोड़ रुपए को एक्चुअली में इंडियन करेंसी में कैसे चेंज करेगा? नाउ, या फिर ये इंडियन करेंसी में 100 रुपए है, इंडिया में लाएगा कैसे? ये तो इलीगल मनी है ना। क्यों? क्योंकि ड्रग हमारे यहाँ बैन है, हमारे यहाँ घोड़सवारी पर सट्टा लगाना या फिर पैसे लगाना ये लगभग बैन है। तो यहाँ पर जो लोग पैसा लगाते हैं ये एक्चुअली में बैंक अकाउंट में पैसा कैसे मंगाते हैं? और यदि मान लो आपको बाहर कोई पैसा भेजना है और इसमें आपको टैक्स बचाना है, तो आप पैसा कैसे भेजोगे? तो इसके लिए होता है हवाला, इसके लिए होती है मनी लॉन्ड्रिंग, इसके लिए होता है विभिन्न प्रकार के अदर सोर्सेज जिनसे आप पैसा घुमाते हो। बेसिकली इसी को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। और यदि आप क्वेश्चन की डिमांड पूछेंगे या फिर क्वेश्चन की डिमांड देखेंगे, सो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? देखो, क्वेश्चन बोल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू इंडियाज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी कि ये इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये भी डिस्कस करना है कि असल में मैकेनिज्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड मेजर्स अडॉप्टेड टू प्रिवेंट इट, हमने इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए हैं। नाउ, यदि आप इस क्वेश्चन की डिमांड समझेंगे तो यहां पर बस डेफिनेशन नहीं लिखना है, यहां पर आपको मल्टी डायमेंशनल अपनी जो अप्रोच है ये रखनी होगी। यानी कि यहां याद रखो कि अपराधी, सबसे पहले आप लिखोगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन आप लिख दोगे। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट पैदा करती है, इसमें आप 2-3 पॉइंट, 3-4 जो पॉइंट्स हैं ये आप लिखोगे। 3-4 से ज़्यादा ही लिखने की कोशिश करना, 6 से 7 पॉइंट तक इसको ले जाइएगा, बिकॉज कि इट इज़ अ 15 मार्कर क्वेश्चन। फिर आप इससे बचने के लिए जो भी मेजर्स या फिर जो भी तरीके हमने अपनाए हैं उनके बारे में आप डिस्कस करोगे। आफ्टर डिस्कसिंग दिस, आपका जो आंसर है ये कंप्लीट होगा। इसमें एक अच्छे कंक्लूजन की भी आपको आवश्यकता महसूस होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मीन्स कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप 2 पार्टों में बांटो। पहला पार्ट आता है कि भाई मैकेनिज्म क्या है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मैकेनिज्म का मतलब है कि कैसे काम करता है और साथ में प्रिवेंशन मेजर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले बात आती है मैकेनिज्म की, ठीक है। आपको यहां पर डिस्कस करना होगा मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में? मैकेनिज्म के बारे में। और फिर आपको प्रिवेंट करने के लिए आपने इसको क्या क्या किया है इसके बारे में डिस्कस करना होगा। सबसे पहले मैकेनिज्म और फिर आप इसके प्रिवेंशन के बारे में या फिर प्रिवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो एक एक करके सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में? मैकेनिज्म के बारे में। देखो यार, सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग समझो कि क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ना अपराध से अर्जित अवैध धन को वैध धन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये धन कहाँ से आ सकता है? करप्शन से, ड्रग ट्रैफिकिंग से, टेरर फाइनेंसिंग से, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है, स्मगलिंग, इलीगल माइनिंग हो सकती है, साइबर क्राइम, टैक्स इवेशन, सब में मनी लॉन्ड्रिंग का कुल मिलाकर जो मैकेनिज्म है ये कैसा होता है, ये ना बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट है पूरे क्वेश्चन का। तो इसको आप ध्यान से लिखिएगा। असल में कैसे टेरर फंडिंग होती है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर जिक्र करना है मैकेनिज्म में ही। सबसे पहले आता है प्लेसमेंट। कौन सा पॉइंट आएगा यहाँ पर? सबसे पहला पॉइंट आता है प्लेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसमेंट? प्लेसमेंट का मतलब किसी का प्लेसमेंट नहीं करा रहे हैं यहाँ पर ना। जो अवैध धन है इसको फाइनेंशियल सिस्टम में प्रवेश कराया जाता है। यानी कि जो भी इलीगल क्या धन को क्या बोलेंगे, मनी है, इलीगल मनी है, इसको आप कहां पर लगाओगे? सबसे पहले किसी ना किसी प्रोसेस में आप लगाओगे, ठीक है ना। किसी ना किसी फाइनेंशियल सिस्टम में आप एंटर कराओगे। यहाँ पर कैश डिपॉजिट हो सकता है, स्मॉल ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, कैशिनोज हो सकता है, कैश इंटेंसिव बिजनेसेस हो सकते हैं। फिर यहाँ पर आती है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या होती है? लेयरिंग में होता है एक्चुअली में कि भाई साहब आप देखोगे कि अब ये जो पैसा गया है,
मनी ट्रायल छुपाई जाती है इसमें, यानी कि फिर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, शेल कंपनीज में ट्रांसफ़र किया जाता है, हवाला से पैसा निकाला जाता है या फिर डाला जाता है, ऑफशोर अकाउंट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं जिनमें ये पैसा डाला जाता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ पर लिखोगे। फिर स्टेज 3 में आ जाएगा इंटीग्रेशन। स्टेज 3 में आ जाता है इंटीग्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज कि अब यही जो पैसा है ये लीगल बिजनेस, रियल एस्टेट, होटल्स, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से वाइट मनी बन जाता है। यानी कि सबसे पहले आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला व्यक्ति है उसको आपने पैसा दिया, इसने मल्टीपल अकाउंट्स में उसको ट्रांसफ़र किया और मल्टीपल अकाउंट से ये आपके अकाउंट में आ गया। बात समझिए? या फिर होटल में ट्रांसफ़र कर दिया, होटल में आपके अब जो शेयर्स हैं ये मिल गए। यानी कि ऐसे कुल मिलाकर पैसा घुमाया जाता है। तो पैसा घुमाने से ब्लैक से वाइट बन जाता है। ये भारत के लिए इसलिए खतरा है बिकॉज कि आप देखोगे कि इससे इकोनॉमिक लॉस होता है। क्या होता है इससे? इकोनॉमिक थ्रेट पैदा होता है, इकोनॉमिक लॉसेस इससे होते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरा होता है, पैरेलल इकोनॉमी चलती है, टैक्स लॉस होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है, टेरर फाइनेंसिंग को ये एनकरेज करते हैं। वाई? क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे ऐसा थोड़ी है कि वो देश सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं या फिर आपकी सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। मान लो 100 करोड़ आपने इनको दिए तो 5 करोड़ ये बोलते हैं कि भाई ये हमारा कमीशन है और बाकी के 95 करोड़ हम आपको दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 5 करोड़ है ना, इनका यूज ये किस में करेंगे? टेरर फंडिंग में करेंगे, अदर जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं इसमें ये इसका उपयोग करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई यदि आपने किसी व्यक्ति से मनी लॉन्ड्रिंग कराई है या फिर किसी व्यक्ति के थ्रू ये होकर जा रही है तो वो व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं हो सकता है कि क्योंकि ये पूरा एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है? ये एग्जीक्यूशन तो बाहर बैठी हुई जो कंपनीज हैं या फिर बाहर बैठे हुए जो लोग हैं वो इसका एग्जीक्यूशन करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे देश के लिए खतरा होती है। जस्ट अ सेकेंड। सो याद रखिएगा कि असल में इन सभी कारणों से यानी कि इकोनॉमिक लॉस होता है, एनकरेज जो टेरर फाइनेंसिंग है ये एनकरेज होती है। नाउ यहीं पर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इनमें ये काम आती है। फाइनेंशियल सिस्टम पर इससे प्रभाव पड़ता है बिकॉज की बैंकिंग इंटीग्रिटी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है ये कम होता है, घटता है। गवर्नेंस सिस्टम इससे प्रभावित होता है, इंटरनेशनल रेपुटेशन बिगड़ती है। मनी लॉन्ड्रिंग और साथ में टेरर फंडिंग का संबंध कैसे है कि असल में मनी लॉन्ड्रिंग जब करते हैं तो जो फंड अवेलेबल है ये टेरर या फिर जो अवेलेबल फंड है ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को भेजा जाता है और टेरर ऑर्गेनाइजेशन से रिक्रूटमेंट करती है, वेपन्स खरीदती है, वायलेंस करती है। सो मनी लॉन्ड्रिंग इज द ऑक्सीजन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एंड द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ द टेररिज्म। भारत इसके लिए क्या अपनाता है? यदि आपको मालूम हो तो आपने इसको इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ा होगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्या है ये? PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ये हमने लाया है। इसमें प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है ना, कॉन्फिकेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इसके बारे में बात होती है। करंट डे इज इन न्यूज़ है ये। यहीं पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दैट मीन्स ED की यहाँ पर बात होती है। किसकी? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED की यहाँ पर बात होगी। यहीं पर FUIND की बात होती है। FIU फ्यू इंड की यहाँ पर बात होती है। दैट मीन्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात होगी। यहाँ पर जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं इनकी रिपोर्ट दर्ज होती है। कैश ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट यहाँ पर आती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है। RBI गाइडलाइंस जारी करता है इसके लिए समय समय पर, यानी कि ये तमाम प्रकार की फंडिंग को रोकने के लिए। FATF यहाँ पर काम करता है। FATF, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी प्रकार से FATF का काम क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ये काम करता है। काउंटरिंग फाइनेंशिंग ऑफ टेररिज्म करता है और साथ में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये बनाता है। एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि भारत के लिए भी काम करती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको कहा जाता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो मॉनिटरिंग है ये भी आप देखोगे कि ये की जाती है। टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग, इन शॉर्ट TBM। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको क्या नाम दिया जाता है? TBM। क्लियर? सो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, है ना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि ये वो पहलू हैं ये वो कदम है जो कि भारत और साथ में विश्व ने
असल में मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए उठाए हैं। करंट चैलेंजेस की यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर हवाला नेटवर्क, साथ में क्रिप्टो करेंसी, शेल कंपनीज, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। करंट अफेयर का लिंक करना मत भूलना। वही अभी यदि आप देखोगे तो जो PML है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो थोड़ा यदि वैल्यू एडिशन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि मनी लॉन्ड्रिंग वीकेंस नॉट ओनली द इकोनॉमी बट ऑल्सो द रूल ऑफ लॉ, क्योंकि कानून में भी यानी जुडिशरी में भी कई बार पैसा यूज हो जाता है। फॉलोइंग द मनी इज ऑफ्टन मोर इफेक्टिव देन फॉलोइंग द क्रिमिनल्स। ये भी आप इसमें जो लाइन है ये एड ऑन कर सकते हैं अपने पूरे थ्योरेटिकल पार्ट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन पूरी बातों को आप याद रखिएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन लिखना है और आखिरी में एक सुंदर सा कंक्लूजन जो कि आपके क्वेश्चन को इजी बनाएगा। दैट मीन्स कि वो सबसे इंपॉर्टेंट थीम जो कि आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जरूरी हो सकती हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। नाउ यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, ये आपका सेकेंड लास्ट डे है और इसके बाद अब 15th डे बचा हुआ है। दैट मीन्स अब यहाँ पर ये जो आंसर राइटिंग का पूरा सेशन है इसका फाइनल डे है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यदि आपने यहाँ तक इस सीरीज को देखा है मतलब कि आपको बहुत सारा जो नॉलेज है ये मिल गया होगा और इसकी थीम के बारे में और भी घर में बैठकर आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप अपनी जो आंसर राइटिंग है इसको और ज़्यादा इन्हांस कर पाएँ। एवरी मॉर्निंग मैं 9 o'clock पर जो द हिंदू का सेशन है ये लेता हूँ, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में तमाम प्रकार के जो अदर सेशन है ये भी सिविल्स विद आकाश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।